हेलो डियर, वेलकम टू इंग्लिश बजट मलयालम। तो आज हम फिर से एक बार लेके आ चुके हैं। ये एसएससी वोकैबुलरी का डे 3 है। तो इससे पहले हमने दो लेक्चर डाल दिया। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस दो लेक्चर को देखिए। यहाँ पे जो चल रहा है एसएससी इंग्लिश का मास्टर प्लान, यानी कि 30 डेज में वोकैबुलरी चैंपियन। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे 30 दिन पढ़ेंगे, 30 डेज पढ़ेंगे, तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो एसएससी बार बार रिपीट करता है, यहाँ पे आपको पूरा कवर हो जाएगा। समझ गए? और ये पूरा जो है PYQ वर्ड है और उसके साथ आपको क्या लिखा हुआ है। देखिए ये जो बताया कि आई स्कोर मैंने स्कोर किया है 50 में 50 अंग्रेजी सीजीएल में और 75 में 75 एमटीएस। इसका प्रूफ इसी YouTube चैनल पे हम डाल चुके थे, बहुत पहले की बात है, वहां देख सकते हैं। और यानी कि जब भी आप बैठते हैं इसमें तो पूरा प्रोग्रेस कभी भी आता है। समझ गए? तो इसका प्रूफ ये रोल नंबर स्टार आप उसे देख सकते हैं, YouTube पे ही आपको मिल जाएगा। अब आगे हम देखिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास को लेके चलते हैं। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे पहला मीनिंग क्या है जी? बोले आवश्यक। देखिए आवश्यक का मतलब क्या होता है कि सर किसी भी चीज को, है ना, शुरुआत करना, प्रस्तावना भूमिका बोल सकते हैं। यानी कि सर ओपनिंग करना, इंट्रोडक्शन हो गया, है ना, या प्रील्यूड हो गया। तो इस सब का मतलब क्या होता है सर? किसी चीज की स्टार्ट करना, बोले इसे प्रस्तावना भूमिका है। अगर इसका देखिए यहाँ पे जो एसएससी में क्वेश्चन पूछता है तो आप समझिए कि एसएससी में वोकैबुलरी का कुछ ज्यादा ही वेटेज है। अगर मानेंगे सर कि 25 क्वेश्चन पीटी में पूछेगा तो वहां पे आपको 7 से 8 क्वेश्चन वोकैबुलरी से देखने को मिलेगा। उसमें सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो सर इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो टू सर आई हैव टू क्लियर एसएससी है इन दैट कंडीशंस आपको पढ़ना होगा। यू हैव टू रीड व्हाट वोकैबुलरी, यू नो आल्सो। बिना वोकैबुलरी का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये इस एरिया में एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करेंगे तो वहां पे पीक्यूआरएस आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, तो बिना वोकैबुलरी का कुछ होने वाला है जी? नहीं। तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ये सर नहीं सर हम तो ग्रामर पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं होगा उससे, है ना। ये आधा से भी ज्यादा, है ना, इसका वेटेज होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पे या बता दिए। तो चलिए अब इसका देखिए, अब इसमें जो है या तो अगर सिनोनिम पूछेगा या तो एंटोनिम पूछेगा। सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं समानार्थी शब्द, है ना। और यहाँ पे एंटोनिम्स का मतलब जस्ट उसका अपोजिट, है ना, विलोम शब्द। समझ में? तो सर ये ओवरचर, किसी की शुरुआत करना, इसका जस्ट अपोजिट का कंक्लूजन, यानी कि एंड करना। कंक्लूजन हो गया, एंडिंग हो गया, है ना, क्लोजर हो गया। इस सब का मतलब क्या होता है सर कि एकदम एंडिंग वाले पोजीशन। समझ गए? यहाँ पे सेंटेंस भी है, द ओवरचर ऑफ द प्ले वाज ब्यूटीफुली, और आगे होगा यहाँ देखिए। अब यहाँ पे हम सिनोनिम डिस्कस करेंगे, उसका जस्ट अपोजिट करेंगे, और नीचे यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल भी दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा। वर्ड को कैसे यूज करेंगे वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे। तो फिर कहेंगे सर द ओवरचर जो प्रस्तावना है किसका जी? प्ले। यहाँ पे प्ले का मतलब होगा नाटकीय का। बहुत ब्यूटीफुली, उसको सर शानदार तरीके से कंपोज किया गया है ना। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ओवरचर क्या हो जाएगा बाबू? एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बात क्या लेके आता है? ऑब्जेक्ट लेके आता है। तो आप एक चीज समझिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, है ना, ये जो सेंटेंस आप पढ़ते हैं सबसे पहले इसको तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे चिंता नहीं की, अगर नहीं भी होता है ना, तो मेरा यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक का बैच चलता है आरके ट्रेनिंग सेंटर पर, वहाँ पे आप आ सकते हैं। बिल्कुल, है ना, सब कुछ यहाँ पे एकदम अरेंज हुए में एकदम रिलेवेंट चीज पढ़ाते हैं, है ना। जिस एग्जाम की आप तैयारी करेंगे वो आप एकदम रिलेवेंट चीज, और सीधे क्लास 9 से क्वेश्चन छपेगा। समझ गए? अब आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन के लिए आप कहाँ आरके ट्रेनिंग सेंटर पर, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं
अगला देखिए, अगला वर्ड है जी स्लेंडर। तो सर स्लेंडर का मतलब क्या होता है बताइए? स्लेंडर का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। अब इसको याद कैसे करेंगे? नहीं बोलते अरे स्लेंडर क्या हाल है, तो किसी को स्लेंडर बोल दिए, इसका मतलब उसको डिफेम कर दिए और उसको निंदा कर दिए, तो किसी को बदनाम करना, इसका मतलब क्या होगा जी? किसी को बदनाम करना। अच्छा इसका सेम मीनिंग की बात करेंगे तो सेम मीनिंग में क्या हो जाएगा? किसी को डिफेम करना, किसी को डिफेम, डिफेम मींस क्या? बदनाम करना, डेनिग्रेट बदनाम करना, बेसिनिट। अच्छा कैसे याद करेंगे? सर उसका फेम था, क्या था? फेम था, उसको कर दिया डी फेम, तो फेम का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? डी फेम। फेम का मतलब क्या होगा? किसी को बदनाम करना। इसको कैसे याद करें? बेसिक बेसिक। अगर मान लीजिए कोई खाना है उसमें आप बेसिक डाल देंगे तो आपका बदनाम ही होगा, तो बेसिक क्या? वोट बदनाम, है ना? तो यहाँ पे बदनाम करने का हो जाएगा बेसिक, डेनिग्रेट, डिफेम। आप ऐसे याद करेंगे। अगर देखिए मैली, अगर कोई मैली कपड़ा पहन के आ गया है तो वो उसका बदनामी हो जाएगा, है ना? याद देखिए डिसपैरेज, इसका ही मतलब क्या होता है? बदनाम करना। अब इसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो सर किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट करना, है ना? इसका मीनिंग क्या होगा? किसी को प्रशंसा करना, ऑनर करना, तो कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, ये मीनिंग बार-बार पूछता है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है आपको कॉम्प्लीमेंट, है ना? कॉम्प्लीमेंट। तो ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, है ना? और जो प्रशंसा करना होता है इसमें आपको आ जाएगा COMPLIMENT। तो ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। समझ गए? यहाँ पे स्पेलिंग का फर्क है, ई आएगा तो पूरक और आई आएगा तो ये वर्ब हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा, है ना? पूरक। समझ गए? तो आगे चलते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है he was accused, है ना? और यहाँ पे देखिए क्या सीखे? जब भी अक्यूज आएगा तो अपने बाद ऑफ दी पोजीशन लेगा, ये भी कंसेप्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको दोषी ठहराया गया है स्लैंडरिंग हिज, है ना? पॉलिटिकल अपोनेंट, है ना? उस पर जो है अपने राजनीतिक जो विरोधी, अच्छा कौन विरोधी है? जो राजनीतिक है ना? उसको बदनाम कर दिया और उस पर आरोप लगाया गया उसके ऊपर, है? आगे चलते यहाँ देखिए अगला भी बोले सर आपने क्या पढ़ा? स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब क्या था? किसी को डिफेम करना। तो फिर सर ये सेम नहीं रहा, यहाँ पे मैंने टाइपिंग की गलती किया है। बोले क्या हो जाएगा? SLENDR, है ना? तो ये स्लेंडर का मतलब क्या होता है? कि सिर दुबला था। एक तो यहाँ पे स्लेंडर SLANDR स्लेंडर, है ना? तो उसका मतलब क्या हो जाएगा जी? किसी को बदनाम करना, डिफेम करना। यहाँ पे ई लगा देंगे स्लेंडर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कोई पतला दुबला, है ना? इसे थीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थीन, दुबला पतला है। डेलिकेट बोलेंगे, डेलिकेट मींस क्या सर? दुबला पतला, है? इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? फैट, क्या हो जाएगा? फैट, है ना? ठीक, क्या हो जाएगा? बल्कि, तो बल्कि का मतलब क्या हो जाएगा जी? जो एकदम तंदुरुस्त है ना? मोटा है, ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोलेंगे? सी हैज अ स्लेंडर फिगर, उसके पास एकदम दुबला पतला क्या है जी? मतलब शरीर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए अगला मीनिंग है कंक्लूजन। क्या है सर? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या? कि एकदम निष्कर्ष, एंड, है ना? इसकी सर सेम मीनिंग की बात करेंगे तो क्या होगा? एंड हो जाएगा, फिनिश, क्या हो जाएगा? और सेसेशन का ही मतलब क्या होता है? कंक्लूजन, निष्कर्ष होता है। इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो क्या बनेगा? बिगिनिंग हो गया, स्टार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इस सब का मीनिंग क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया है कंक्लूजन, क्या दिया है? कंक्लूजन। अब आपको बोल दिया कि इसका सेम मीनिंग खोजिए और चार ऑप्शन दे दिया। तो चार ऑप्शन में मान लीजिए ये पहला दिया है स्टार्ट, क्या दे दिया है? स्टार्ट। दूसरा दिया है जी फिनिश, क्या दिया है? फिनिश। सी में क्या दे दिया है? बोलेंगे सर एंड। और चौथा में दे दिया है नन। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा कि आपको यहाँ पे सिनोनिम्स ढूंढना है। तो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? बोलेंगे निष्कर्ष होता है, एंड होता है। स्टार्ट उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सर नेक्स्ट नहीं करेगा। ये भी सर यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एंड बोलेंगे और फिनिश भी, दोनों हो सकता है ना? तो बी और सी, क्या बोलेंगे? बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपको देखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है जी? बोलेंगे वी कैम टू द कंक्लूजन आफ्टर, यहाँ पे अलोंग, है ना? डिस्कशन। यानी कि सर हम जो है ना आए थे, कहाँ आए थे जी? एकदम आखिरी, है ना? आखिरी मतलब कंक्लूजन पे आए थे, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्कशन के बाद, है ना?
यहाँ पे आफ्टर क्या बनेगा, बोले सर आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जब भी आएगा बाबू अपने आप क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे सर ये क्या हो जाएगा, डिस्कशन, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अ लॉन्ग डिस्कशन है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बोले ये हो जाएगा आपको डिटरमाइनर, और डिस्कशन कैसा है, बोले लॉन्ग, ये भी क्या हो जाएगा कि एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में? तो ये आपको समझना है, जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो अपनी बात नाउन लेके आएगा, प्रीपोजिशन प्लस नाउन यानी प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। वो प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या तो एडवर्ब की तरह काम करेगा। अगर एडजेक्टिव की तरह काम किया तो एडजेक्टिव फ्रेज, अगर एडवर्ब की तरह काम किया तो एडवर्बियल फ्रेज। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, चलिए देखिए अगला मीनिंग है, अगला मीनिंग क्या है जी, रेक ऑन नर्चर है ना, रेक ऑन नर्चर। तो रेक ऑन नर्चर का मतलब होता है जी कि सर किसी चीज की जांच करना। क्या करना बाबू, किसी चीज की जांच करना। बोले कि सर चेक, चेक मतलब क्या, जांच करना। इंस्पेक्ट छानबीन करना, जांच करना। सर्वे रिपोर्ट, जांच करना। स्क्रूटनाइज क्या सर, जांच करना है ना। एग्जामिन व्हाट, एग्जामिन में जांच करना। तो इसका ये सेम मीनिंग हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट की बात करेंगे तो अपोजिट में इसका एंटोनिम, किसी को इग्नोर है ना, इग्नोर कर दीजिए, उसको नजरअंदाज कर दीजिए। अब आपको मान लीजिए बोल दिया किसी चीज की जांच करना है, आप उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको ओवरलुक कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस भी आपको मिल जाएगा। ये सेंटेंस प्रैक्टिस आप रेडीनेस भी पढ़ जाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सैनिक है, सोल्जर्स है, वॉर सेंट है ना, उसको भेजा गया था टू है ना रिकॉन्नोइटर, कहां भेजा गया था जी, द एरिया, तो किसी एरिया को छानबीन करने के लिए है ना। तो यहाँ पे और दूसरे किसी एरिया को छानबीन करने के लिए, तो द सोल्जर वाज सेंट टू है ना रिकॉन्नोइटर है ना द एरिया। यहाँ पे एरिया नहीं, यहाँ पे एक्सीडेंट होता तो अच्छा है, एक्सीडेंट को छानबीन करने के लिए भेजा गया। तो हालांकि समझ गए कोई दिक्कत यहाँ पे, उसकी जो यहाँ पे किसने भेजा गया, दुर्घटना की जांच करने के लिए। समझ गए, आगे चलते हैं। अगला मीनिंग है देखिए, डिस्क्लेम। क्या सर, डिस्क्लेम। अच्छा बोले कि सर क्लेम, क्लेम का मतलब क्या, किसी को क्लेम कर दिया, डिस्क्लेम किसी को मना कर देना, डिस्क्लेम कर देना है। तो डिस्क्लेम का जस्ट सेम मीनिंग सिनोनिम्स की बात करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, डिनी हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा है ना, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज है ना, कुछ भी माने स्वीकार कर देना, उसे बोलते हैं मना कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, डिनी। समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो एक्सेप्ट स्वीकार करना, एडमिट स्वीकार करना, एक्नॉलेज स्वीकार करना। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना। समझ गए जी? चलिए यहाँ पे एग्जांपल में बोलेंगे सर ही डिस्क्लेम, मतलब वो जो है इनकार कर दिया था है ना, ऑल रिस्पांसिबिलिटी, पूरा रिस्पांसिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट को लेकर के वो जितना भी रिस्पांसिबिलिटी था वो सब को क्या कर दिया जी, वो सब को मना कर दिया। समझ गए, जो भी मतलब लगा ना ये तो मेरे हमने किया ही नहीं है ना, तो पूरा रिस्पांसिबिलिटी अपने आप को क्या कर दिया, उससे वो निकल गया, उससे वहां पे निकल गया। तो आप यहाँ पे ऐसे समझिए है ना, जो भी वर्ड पढ़ते हैं वहां पे सेंटेंस बनाने का प्रयास जरूर करना है, इससे आपको मजा आएगा है। आगे चलते हैं। चलिए अगला मीनिंग यहाँ पे जी, अगला मीनिंग यहाँ पे है ग्लेंस। क्या है जी, ग्लेंस। तो ग्लेंस का मतलब होता है झलक। क्या होता है जी, झलक, नजर की एक झलक है ना, बोलते हैं ग्लेंस। तो इसे क्या बोलते हैं, हर्ड लुक है ना, यहाँ पर सर ग्लेंस। तो ये मीनिंग भी पूछा हुआ, ग्लेंस का मतलब क्या होता है, झलक है। और यहाँ पे ग्लेंस का मतलब भी क्या होता है, झलक। इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे स्टीयर हो गया, गेज हो गया है ना, जिसको घूरना होता है। तो झलक का जस्ट अपोजिट इसको यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आगे इसमें सेंटेंस लिखा है सी गेव अ क्विक ग्लैंस। क्या लिखा है जी, सी गेव, उन्होंने सर है ना दिया एक क्विक ग्लैंस है ना, एक क्विक झलक दिया एट द वॉच, वॉच पे उसकी एक मतलब क्विक झलक पड़ी है ना। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अगला मीनिंग है जी ओवरलुक करना। तो ओवरलुक का मतलब होता है किसी मतलब किसी पे ध्यान न देना, किसी को नजरअंदाज करना। ओवरलुक कैसे, ओवरलुक उसको मतलब ओवरलुक करना। सेम मीनिंग की बात करेंगे तो किसी को इग्नोर करना है ना, अवॉइड करना। इसका मतलब क्या होता है, ओवरलुक करना। इसका सर जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो किसी को नोटिस करना।
अच्छा किसी को नजरअंदाज करना, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को नोटिस करना, है ना, यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, ऑब्जर्व करना, किसी को ऑब्जर्व करना, है ना, यहाँ पे ऐसे आप इसको याद करेंगे। जितना भी यहाँ पे वर्ड है सब इंपोर्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या लिखा है, यू शुड नोट ओवरलुक, आपको जो है नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए स्मॉल मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक को आपको जो है बिल्कुल क्या जी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा, मिस्टेक यहाँ पे क्या है, जो नाउन है, जो नाउन में रिप्लेस करेगा, मिस्टेक कैसा है, स्मॉल है, तो जो नाउन में रिप्लेस करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, है सर। यहाँ पे ये क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना, ये वर्ब हो जाएगा, है ना, यहाँ पे शुरू हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे नोट हो जाएगा एडवर्ब, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। सेंटेंस इसके बारे में बात करेगा, वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की हैसियत सिर्फ और सिर्फ किसको होती है जी, बोले सर सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की हैसियत सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, नाउन को, प्रोनाउन। यहाँ भी ये प्रोनाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपको कुछ मॉडल सीखना है, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा आरके ट्रेनिंग सेंटर पर, वहां पे हर एक वर्ड का पहले कुछ मॉडल करते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कराना सिखाते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला मीनिंग है जी प्ले, क्या है, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, तो प्ले का मतलब होता है डांट धप्पा, छूना हो, धब्बा हो, डांट हो, उसे क्या बोलते हैं, प्ले। इसका सेम स्मर, स्मर मतलब क्या होता है, डांट धब्बा। स्पीयर, स्पीयर मतलब क्या होता है, डांट धब्बा। ब्लोस्टर, स्पोर्ट, स्टेन, अरे सब में पूछा गया है ना। मान लीजिए क्या बोले सर, ब्लोट मतलब दाग धब्बा, स्पोर्ट दाग धब्बा, स्टेन दाग धब्बा, स्पीयर दाग धब्बा, स्मच दाग धब्बा, है ना। इसका अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या बोले सर, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, है ना, क्या बोले सर, प्यूरिटी। इसका मतलब क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट, एकदम क्या है, प्यूरिटी है। तो यहाँ पे भी सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, बोले देयर वाज अ प्ले, क्या बोले बाबू सर, एक जो है सर धब्बा, एक दाग था, कहाँ जी, ऑफ पेंट ऑन हिज शर्ट, है ना। अच्छा एक पेंट का जो था, एक पेंट का जो था सर दाग था उसके किस पे, शर्ट पे, है ना, उसके शर्ट पे रंग का एक छोटा सा धब्बा, समझ गए जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइम, ये वो जी, अच्छा खत्म कर लेते हैं।